नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं अगला भाग। उधर से आया सीधा सूखा कड़वाहट भरा, इस तरह की एकाएक खामोशी छा गई। प्रेम प्रकाश के भी होठ सिल गए। कोई रंजिश होगी जिसके कारण उसका माता पिता के घर जाना बंद हो गया, वरना ससुराल का नया घर हो जाने के बाद भी भारतीय स्त्री के लिए कितना बड़ा सहारा होता है मायका, जिस पर वक्त जरूर टिका जा सकता है। हमारी समाज व्यवस्था में कितनी बड़ी संस्था है। एकाएक वह प्रेम प्रकाश की तरफ पलटी और बोली, जब आपने छेड़ ही दिया तो आज वह सबका भी जान लीजिए। मेरे पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं छोटी फ्रॉक में होती, वे मुझे हाथों में ऊपर लेकर उचकाते, फिर लोक लेते। उनके साथ खेलते हुए मैं खिलखिलाती थी। हवा में उछाले जाने पर डरती, पर विश्वास भी था कि पिता के हाथ मुझे थाम ही लेंगे। कभी मुझे कंधे पर बिठाकर वे पुलिया तक ले जाते। वहां आसमान के किसी दिशा में जाते हुए सफेद पक्षियों की टोलियां दिखाते। वे मुझसे बहुत चीजें बताना चाहते थे, मुझे हर वक्त हंसाना चाहते, जिसके लिए वे और नहीं तो मुझे गुदगुदाते थे। इस छवि के अलावा उनकी सिर्फ एक और तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है। उन्हें जमीन पर पाड़ दिया गया था, सारा शरीर सफेद चादर से ढका, सिर्फ चेहरा बाहर, आंखें मुदी हुई, दोनों नथनों में रुई, जो हमेशा मेरे साथ खिलखिलाते थे। वे यूं पड़े थे, कोई हरकत नहीं। मैं बहुत छोटी थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वे उठ क्यों नहीं रहे थे, जबकि मुझे देखते ही उठ जाते थे। किसी ने बताया नहीं, पर इतना इल्म मुझे हो गया था कि जब कोई आदमी अपने लिए भी कोई हरकत नहीं कर पाता तो कहते हैं कि उसका देहांत हो गया। वे एकाएक चले गए, दिल का दौरा पड़ा था। काफी दिनों बाद पिता के बक्से से मुझे कुछ कागज मिले, जिनसे पता चला कि पिता तो हमारे ये थे, लेकिन माता कोई और थी। कौन थी हम कभी नहीं जान पाए। जो सुनने में आया वह यह कि पिता का किसी से प्रेम हो गया था, और मैं और मेरा भाई जिनसे थे, उन्हें पिता मेरी माँ के न रहने पर अपने घर ले आए थे। वे माता के 3 लड़के थे। वो बहुत क्रूर थे। मुझे जबरदस्ती पेड़ के ऊपर ऐसी जगह चढ़ा देते जहां से मैं न उतर सकूं। मेरे कपड़े फट जाते। मैं डरती थी, चिल्लाती थी, पर वे न उतारते, कहीं गायब हो जाते। मैं उतर न पाती। कभी कभी तो दिन भर पेड़ पर बैठी रहती, डर और भूख से सुरसुराती हुई। किसी से शिकायत न कर पाती। पिता के जाने के बाद उन भाइयों का यह क्रूर मजाक हर दूसरे रोज चलने लगा था। मैं पेड़ से उतर पाती जब भाई या किसी राहगीर की नजर में आ जाती। सौतेले भाई मुझे मारते थे। मेरा भाई उनकी मार से बचाने की कोशिश करता, जिसमें वह भी मार खाता। पिता के न रहने पर विमाता की क्रूरता बढ़ गई थी। मुझसे वह घर के सारे काम कराती। सब बच्चों को नाश्ता खिलाने के बाद ही मुझे स्कूल जाने को मिलता। मेरा भाई काम में मेरी मदद करता। खाना बनाने में कभी कोई चीज बिगड़ गई तो विमाता सजा देती थी। एक बार भिंडी की सब्जी में दोबारा नमक पड़ गया। उसने सजा दी कि सारी सब्जी मैं खाऊं, उन्हें खाली बर्तन दिखाऊं। मेरा भाई छिपकर आ गया और मेरी खातिर नमक से भरी वह सारी सब्जी खाई। एक सौतेला भाई तो पक्का गुंडा था। एक बार सड़क दुर्घटना में वह सड़क पर पड़ा था। एक रिक्शे वाले ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। जब वह ठीक हो गया तो किसी भी रिक्शे में बैठकर दिन भर घूमता था। रिक्शा वाला पैसे मांगे तो उसे गालियां देता था। उसकी जेब में बराबर रुपए रहते थे, उसकी माँ देती थी। अपने भाइयों में पढ़ने में तेज एक मैं ही थी। हमेशा अव्वल आती थी। 10वीं में मैंने स्कूल में टॉप किया। आपको बताया था मैं गोल्ड मेडल लेना चाहती थी। माँ के आगे मैं बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसने डांट कर मुझसे लिखवा लिया कि मुझे कैश चाहिए। वह कहती थी कि मेडल का क्या होगा, कहीं पड़ा सड़ता रहेगा, कैश काम आता है। मेडल होता तो उसमें मेरा नाम लिखा होता, जिंदगी भर के लिए याद करती। उसे मैं अपने बच्चों को दिखा सकती थी। मेरा सगा भाई मुझसे बड़ा था। वह घर में मुझे पढ़ाता था। कहता था, तू वह बनेगी जो पिता कहते थे, जो उनकी संतानों में सिवा तेरे और कोई नहीं बन सकता। मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। एक दिन मैं रसोई में थी कि मेरे सौतेले भाई खबर लेकर आए कि मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन में मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। कुछ पलों तक मेरी सांस 2 टुकड़ों में बटी, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। अपने भाई को देखने के लिए मैं भागी कि सौतेले भाइयों ने पकड़ लिया। बोले पुलिस ने उन्हें आग से निकाला।
पुलिस उसकी लाश को ले गई, घर से कोई नहीं गया, न मुझे जाने दिया। उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। माँ बोली जल तो गया, उसकी मृत्यु में ही अंतिम संस्कार हो गया। आज भी मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर घूम घूम जाती है। चौराहे पर आग जल रही है, पीठ पर से जला मेरा भाई बाहर निकलने की बार बार कोशिश करता है। लड़कों का हुजूम उसे सब तरफ से घेरकर फिर आग में धकेल देता है। हुजूम में मेरे सौतेले भाई सबसे आगे थे। मेरे भाई का जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई नहीं था और मैं क्या थी, लाचार, घर में कैद। पिता होते तो शायद ऐसा न होता। मैं विश्वास नहीं कर पाती कि उसने आत्मदाह किया होगा। वह मुझे छोड़कर मर ही नहीं सकता था। उसे जबरदस्ती उस आग में धकेला गया। फालतू था ना मेरा भाई, मेरी तरह। भाई के जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेली हो गई, पर उसका सपना मेरे साथ था। उसे पूरा करने के लिए मैंने साइंस ग्रुप लिया। मैं डॉक्टरी के इम्तिहान में बैठना चाहती थी, पर मेरे पति ने नहीं बैठने दिया। वह फपक कर रो पड़ी। प्रेम प्रकाश ने रुमाल निकालकर उसे देना चाहा तो उसने हाथ से परे कर दिया। उन दिनों यह याद मत दिलाया करिए मुझे। आप नहीं समझ सकते कि उन बातों से मेरे ऊपर कितनी बड़ी यातना होती है। दुपट्टे से आंसू खुद पोंछते हुए उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वह रुष्ट थी प्रेम प्रकाश पर। प्रेम प्रकाश को अवसाद ने आ घेरा। बात कौन सी शुरू हुई थी, खत्म होने पर कौन सी हो गई। एक दुख लेकर वह आई थी, उसे दूर करने की बजाय उससे भी बड़ा दुख दे बैठे उसे। उसका मुंह करीब करीब सूज आया था। मन में असली माँ की कोई तस्वीर नहीं, पिता का इतनी जल्दी चले जाना, भाई की ऐसी मौत, ससुराल ऐसी, ससुराल के अलावा जाने के लिए कोई जगह भी नहीं जहाँ वह कुछ दिनों के लिए और नहीं तो किसी दूसरे वातावरण में खुद को डालने के लिए जा सके। कहाँ है मायका? मुझे लगता है मैं बंजारिन हूँ जो एक अदद घर के लिए कब से भटक रही हूँ। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे अपनी माँ का घर नहीं मिला। जहाँ रह रही हूँ उसमें मुझे ढकेल दिया गया। मैं सपने देखा करती हूँ ऐसे घर की जिसे मैं अपने मन से तिनका तिनका बनाऊं, जिसमें वह हो जिसे मैं प्रेम करती हूँ, वही मेरा पति हो, मेरे उससे बच्चे हों। प्रेम प्रकाश थोड़ा सहम गए। वह सपने देख सकती है। सपने उसके दुख को और गहराते थे। इस लड़की को अपनी माँ का नहीं मालूम, कहीं वह सचमुच बंजारिन तो नहीं थी। तभी उसकी संतान में घर की यह प्यास। बंजारिनें ही असली प्रेम की ऐसी दीवानी कही जाती हैं। उनमें ही सच्चाई का ऐसा जज्बा होता है। हो सकता है उसके पिता सचमुच किसी बंजारिन के प्रेम में पड़ गए हों, जिसने उनसे बच्चे, घर मांगे हों। बच्चे तो वो दे पाए पर घर नहीं। अगर तुम्हें अपने मन का घर नहीं मिला तो अब बसा सकती हो, कौन रोकता है? तलाक ले लो। प्रेम प्रकाश थोड़ा सख्त हो गए। आप ले सकते हैं? प्रेम प्रकाश अचकचाए। अचकचाहट को दबाने के लिए पुरानी रो में बहते चले गए। मेरा मतलब तुम्हारी पीढ़ी में तलाक कोई असंभव सी बात नहीं है। तुम अभी जवान हो, सुंदर हो, कोई भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे को अपना ले, ऐसा भी मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, पर मुझे भी तो कुछ चाहिए उस आदमी में। क्या? उसका मन आपके जैसा सुंदर होना चाहिए। प्रेम प्रकाश को अपना चेहरा तपा, सुलग आया हुआ जैसा महसूस हुआ कि अगर ठीक उस वक्त वे अपनी उंगलियां अपने कानों पर रख देते तो वे झुलस जाती। थोड़ी देर कोई नहीं बोला। प्रेम प्रकाश के चेहरे पर उग आई तपन के शांत हो जाने का इंतजार कर रहे थे दोनों। आपसे मिलने के पहले मैं मशीन की तरह पड़ी थी। आपने छू दिया तो जीवित हो उठी। इतनी कोमलता से मुझे किसी ने नहीं छुआ, इस तरह किसी ने समझाया नहीं। पहली बार मैंने अपने बारे में महसूस करना शुरू किया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, होना चाहिए। मैं मृत थी, जी उठी। अब मैं जीना चाहती हूँ। तो तुम्हें कौन रोकता है? अगर उसके लिए यह घर छोड़कर नया भी बसाना हो तो उसके लिए भी समय है तुम्हारे पास, और आपके पास नहीं है। मेरी जिंदगी तो निकल गई। ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर 20 वर्ष भी आदमी को और जीना हो तो 1/3 जीवन तो है ही। आप तो कम से कम 20-30 वर्ष जिएंगे अभी और। वह भीग आई थी। आंखों में दिए टिमटिमा रहे थे। रोशनी की डोरियां प्रेम प्रकाश को खींच रही थीं।
उनके भीतर आग के जो कड़ राख के नीचे दबे पड़े थे करीब करीब बुझे, उन्हें फूंक कर वह जगा रही थी। सच कहो, तुम भी तो उसका साथ चाहते हो, उसे छूते हो, अपने से बांधते हो, तो तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक हो जाता है। पूरेपन की प्रतीति होती है तुम्हें, लेकिन तुम उस पूरेपन को क्षणों में जीकर तृप्त हो जाते हो। वह उस पूरेपन का घर बनाना चाहती है, वह टुकड़ों में नहीं जीना चाहती जैसे समय खंड खंड। इतना तुम्हारे पास, इतना उसके घर में, वैसे ही क्या उसका जीवन भी खंड खंड। जबकि तुम जब चाहे लौट आने की सुविधा चाहते हो, वह लकीर के भीतर जहाँ से तुम थोड़ी देर के लिए निकलते हो, उसकी भावनाओं को प्यार कहा जाएगा। जबकि तुम्हारे लिए यह वर्जित संबंध की मिठास का आकर्षण है। तुम कहते हो करुणा जो गहराते गहराते प्यार बन गई, बंधे तुम हो तो वह भी बंध आई। उसमें निकलने की हिम्मत है, तुम में नहीं। तुम कायर हो, किताबी कीड़े, वह तितली है फड़फड़ाती, खुले में जाने को बेचैन। तू बहुत आगे निकलती जा रही है। जब से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया, तेरी चाल ही फर्क हो गई। तुझे यह भी याद नहीं रहा कि नौकरी के काबिल तुझे बनाया किसने। हमारे यहाँ 10वीं तक ही तो पढ़कर आई थी, आगे की पढ़ाई मैंने कराई। मेहनत तो मेरी थी। कोई किसी को लाख पढ़ाता रहे, पढ़ने वाला अगर न पढ़े तो उसने प्रतिवाद किया। अब तुम उस तरह नहीं रहती जैसे पहले रहती थी। किस तरह नहीं रहती? पत्नी की तरह। कैसे नहीं रहती? पति का ख्याल करती है। 2 बातों को छोड़कर बताइए क्या नहीं करती? मंदिर में न बैठना चलो मान भी लिया जाए, मैं चाहता भी नहीं कि जब तुझमें श्रद्धा नहीं तो तू वहां बैठे, लेकिन कोई ऐसी पति पत्नी देखे जिनमें शारीरिक संबंध ना हो। ऐसे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं बता चुकी हूँ मेरी इच्छा नहीं होती। तू वही करेगी जो तेरी इच्छा होगी। हाँ, नौकरी करने से तेरा दिमाग खराब हो गया है। जब से तू प्रकाश सर के संपर्क में आई, तेरा चाल चलन बिगड़ गया है। आए दिन मुझे लोगों से सुनना पड़ता है कि उनकी कार में घूमती फिरती है, ऐश करती है। गंदे लोग गंदा ही सोचते हैं। मैं गंदा हूँ? मैंने नहीं कहा। आपने अपने बारे में सोचा। तू उनसे मिलना जुलना छोड़ दे। क्यों? मुझे नहीं पसंद। एक इसी कारण मेरी अपनी कोई पसंद नहीं। आप कौन हैं मेरी पसंद तय करने वाले? मैं तेरा पति हूँ। मैं पत्नी हूँ, पर क्या मैं आपकी पसंद तय करके देखती हूँ आपको? पति का चलता है, पत्नी का नहीं। कोई घर देख ले। मैं ऐसा नहीं मानती। तेरा मानना न मानना इतना बड़ा हो गया कि तुझे दुनिया की परवाह नहीं। प्रकाश सर के साथ उठने बैठने से हमारी बदनामी होती है, इसकी तुझे जरा भी परवाह नहीं। तू उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठती है, अंधेरे में पार्क में बैठती है, कार में घूमती है। लोग मुझे ताना कसते हैं कि इसका पति हिजड़ा है। और आप सुन लेते हैं कौन क्या कहता है। जरा उसे लाइए तो मेरे सामने। तुझे प्रकाश सर के साथ उठना बैठना बंद करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्या मिलता है उससे? नौकरी के अलावा क्या है जो उस बूढ़े ने तुझे दिया और तुझे मुझसे नहीं मिला? बात उम्र की नहीं होती। कोई संपर्क आपको मृत करता है, कोई जीवित। बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है तू जब से नौकरी करने लगी। पहले यह जुबान ऐसे कच कच नहीं चलती थी। नौकरी छोड़ दे तू और आपकी तरह घर पड़ी रहूं। कभी सोचा घर का खर्चा कैसे चलेगा? अभी क्या तेरी तनख्वाह से चलता है? नहीं, पर अपनी सामर्थ्य पर कमाती तो हूँ, अपने खर्च भर का तो लाती हूँ। छोड़ दे तू नौकरी। नहीं छोड़ती। मैं आश्रिता बनकर नहीं रहना चाहती। आप यह चाहते हैं जिससे आप चाहें मुझे लत्याते रहें। मैंने जो ढील दी उसका फायदा उठा रही है तू। ये उल्टी सीधी बातें प्रेम प्रकाश से सीखती है। जब देखो उसके साथ उठती बैठती है। क्या लगता है तेरा वह हैं? वे मेरे सर्वस्व हैं। एक छोटा सा जुमला ठंडा सख्त जुनून में कह गई। जुनून जो उसकी पीढ़ी का था। सत्य के लिए पता नहीं कौन सा आग्रह, कैसी जिद, और उधर पहाड़ टूट पड़ा। चुप साली छिनाल, शर्म नहीं आती? पति बैठा है और खसम करने चली है। पति सर्वस्व नहीं होता। वह ठंडी ही रही तो क्या होता है? वह पति होता है। पति माने आप, पग पग पर अधिकार का लौंदा, अधिकार जताने वाले। आपके लिए पत्नी क्या है? खाना बना, कपड़े धो, बिस्तर पर आ, यह कर वह मत कर,
और पत्नी जो हुक्म करती रहे, ताकि आपको यह सुख मिले कि आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। पति शहंशाह, पत्नी लौंडी। इस साली से तो बात करना फिजूल है। फनफनाता हुआ युवा गुरु उठकर बाहर निकल गया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। वह उसे दूसरे तरह से सबक सिखाने की सोचने लगा। रात मंदिर में अपनी गद्दी पर बैठकर प्लान बनाता रहा। नौकरी छोड़ने में के बाद मंदिर में ही उसने छोटा मोटा दफ्तर खोल लिया था। घर के फ़ोन का मेन कनेक्शन वहां लगवा लिया ताकि उसकी और प्रेम प्रकाश की बातें सुन सके। एक मोबाइल ले लिया। जब बाहर होता तो ऐसा इंतज़ाम करके कि घर का आया फ़ोन मोबाइल पर ट्रांसफ़र हो जाए, जिससे कि उसकी ना मौजूदगी में वे दोनों जो बातें कर सकते हैं वह उन्हें जान जाए। उसे यह पक्का हो गया कि औरत की बर्बादी की असली जड़ नौकरी है। बाहर निकली है और उड़ रही है। नौकरी ने उसके दिमाग में हवा भर दी है, इसलिए उसकी नौकरी पहले छूटना चाहिए। वह घर बैठ जाए तो समझो गाय के खूंटे से बांध दी गई। उसके कहने से तो यह नौकरी छोड़ेगी नहीं। तो गद्दी पर बैठे बैठे युवा गुरु ने प्लान बनाया। संस्थान के निदेशक और मैनेजर को बेनाम कंप्लेंट पर कंप्लेंट आने लगे, कुछ लिखित कुछ फ़ोन पर। वह चरित्रहीन है। प्रेम प्रकाश जिसने नौकरी लगवाई उसकी रखेल है। दोनों को कभी पार्क या कार में इसके पेंगे लेते देखा जा सकता है। 2 घर तबाह हो रहे हैं, आदि आदि। कोई बाहर का आदमी शिकायतें भेज रहा है, यह जताने के लिए वह घर में उससे जब कब कहता, पता नहीं कौन फ़ोन करता है, फ़ोन पर गालियां देता है, साले हिजड़े तेरी बीवी को कोई और भोग रहा है और तू पूजा पाठ में लगा रहता है। संभल जा, चिड़िया उड़ने वाली है, दोनों भाग जाएंगे। मैं नाम पूछता हूँ तो फ़ोन रख देता है। जो लिखित शिकायतें संस्थान को जा रही थीं उनमें से 1-2 की प्रतियां युवा गुरु ने डाक से अपने घर के पते पर भिजवा दी। वह विचलित थी पर स्थिर थी। घर में जब वह सुनाता तो बमक पड़ती, आप ऐसे फ़ोन पटक क्यों नहीं देते, या उसे मेरे सामने आने को कहिए, मुंह तोड़ दूंगी। युवा गुरु बीच बीच में फिर फरमाइश देता कि वह नौकरी छोड़ दे। 4000 में क्या रखा है, जो वे समाज में बदनामी झेलें। इस सब का कोई असर नहीं हुआ तो एक दिन युवा गुरु ने अपने किसी परिचित से उसे फ़ोन करवाया। नौकरी के नाम पर बाहर जाती है, प्रेम प्रकाश के साथ गुलछर्रें उड़ाती है, रखेल बनी हुई है, पति हिजड़ा है, तो मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। उसके बाद खूब गंदी गंदी बातें, आखिर में धमकी, एक दिन अखबारों में तेरे सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए जाएंगे, उस बुढ़े के साथ तेरे फोटो भी। उस वक्त फ़ोन करने वाले को तो डांट दिया गया, पर भीतर से वह सहम गई। उसे अपनी बदनामी की चिंता नहीं थी, वह थी ही क्या, लेकिन प्रेम प्रकाश का नाम था। उनके नाम को उसके कारण धब्बा लगने जा रहा था। अगर ऐसा ही है तो वह नौकरी छोड़ देगी। घबराई हुए प्रेम प्रकाश के पास पहुंची। प्रेम प्रकाश चिंतित तो हुए पर उसकी चिंता की तीव्रता तक नहीं पहुंच पाए। यह कोई वजह नहीं बनती नौकरी छोड़ देने की, उन्होंने कहा। अखबार वाले यूं ही कोई खबर नहीं छाप सकते, उनकी जवाबदेही बनती है। उन्हें मालूम है निराधार ऐसा कुछ छाप देने से कोई मानहानि का दावा कर सकता है। वे भले स्रोत का नाम न दें पर अपने पास जरूर रख लेते हैं। फिर ऐसी छुटपुट बातें क्या खबरें बनती हैं उनके लिए। पर आप जैसे नामी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी चर्चा तो खबर बन सकती है, हो सकता है, पर वे जिम्मेदारी बरतेंगे। और कार्यालय, उन पर इसका कोई असर नहीं होता। वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि लड़की थोड़ा मिलनसार हुई, सुंदर हुई तो उसके खिलाफ यह सब चलेगा। वे प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी शिकायतों को फाड़ कर फेंक देते हैं। वक्त नहीं है उनके पास। उन्हें मतलब है कौन कैसा क्या काम कर रहा है, उनके लिए कितना उपयोगी है, और कार्यकर्ता के रूप में तुम्हारा अच्छा नाम है। पर मैं क्यों नौकरी न छोड़ दूं? क्या होता है 4000 में, जो मैं यूं ही घर में दे आती हूँ। मेरे लिए तो यह सच में आपसे मिलने का, कभी कभी यूं ही घर से निकलने का बहाना है, वरना दिन भर घर में पड़े रहो। जब से उसने नौकरी छोड़ी, सवेरे शाम पूजा के बाद वह घर में ही पड़ा रहता है। मैं जानती हूँ इतवार का दिन मुझे कितना भारी पड़ता है। कुछ न कुछ बोलता रहेगा, चिपकाने की कोशिश करेगा, आते जाते छू देगा। उसका छूना जैसे शरीर पर छिपकली चढ़ाई हो। मितली आती है मुझे, उसके जीवन में जैसे कुछ है ही नहीं सिवा मेरे। बस मेरे बारे में सोचता पड़ा रहेगा। जितनी देर मैं घर में रहती हूँ वह कहीं नहीं जाता, जितना मैं दूर भागती हूँ वह सटने की कोशिश करता है। रात बेटे को बीच में पाड़ती हूँ, तिस पर भी कभी कभी ऐसा दिखाते हुए जैसे नींद में खोया है। वह अपना पैर मेरे ऊपर रख देगा।
मैं बेसुध नींद कभी नहीं सो पाती, हर पल अंदेशा रहता है। तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारी ज्यादती है? आखिर वह पति है तुम्हारा। आप भी पुरुषों की भाषा में बोलने लगे। मुझे उसकी छुअन से शुरू से ही घिन छूटती है, आपसे परिचय के पहले से ही। आपका स्पर्श पाकर मेरे शरीर में तरंगें उठने लगीं। मुझे अपना शरीर बहुत पवित्र लगने लगा। उसे कोई और छुए, मुझे लगता है कि किसी ने मुझ पर कीचड़ डाल दिया। प्रेम प्रकाश ने उस बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि वह बहुत भावुक किस्म की लड़की थी। वे बातें हवा में साथ बह जाएंगी। वे असली समस्या में उलझे रहे। संस्थान में शिकायतें, घर में फ़ोन, इस हद तक वही जा सकता है। जो तुम्हें मुझे लेकर बहुत आहत हो। तुम्हें चाहने वाला कोई दूसरा है क्या? हट, तो फिर दो ही हो सकते हैं, तुम्हारा पति या मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के पास इस सब की लियाकत नहीं है। क्यों, उनकी कोई सहेली, कोई रिश्तेदार, भाई वगैरह नहीं हो सकते? हो सकते हैं, जिनसे उसने चुपचाप शिकायत की हो, मदद मांगी हो। ऐसी प्रवृत्ति है उसकी। मगर मुझे तुम्हारे पति पर ज्यादा शक है। वह एकाएक चुप हो गई। इस दिशा में उसने कभी सोचा ही नहीं था। वह क्या ऐसा करेगा जिसमें उसकी अपनी इज्जत ही थू-थू होती है। कर भी सकता था, क्योंकि खुराफाती था। ऊपर से अब कोई काम नहीं, खाली दिमाग, शैतान का अड्डा। उसने देखा होगा कि सीधे सीधे वह उसके कहने से नौकरी नहीं छोड़ रही, तो ऐसे ही जो है नहीं सोचता कि दोनों नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाते तो छोटे छोटे खर्चों के लिए भी पेंशन याफ्ता पिता का मुंह ताकना पड़ेगा। जो उसे हरभजन के आगे धकेल सकता था, वह यह भी कर सकता था। वह चुप रह गई। उसने देखा कि लोगों को लेकर प्रेम प्रकाश की समझ अधिकतर ठीक होती है। देखो, तुम्हें अपने बच्चे से बड़ा लगाव है। बच्चे को माँ बाप दोनों चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े का उस पर प्रभाव नहीं अच्छा पड़ता। तुम्हें पति के साथ एडजस्ट करना चाहिए, सभी करते हैं। उससे तुम्हारे कैरियर में जो रुकावटें वह खड़ी कर रहा है, ये शिकायतें, ये फ़ोन, यह सब भी बंद हो जाएंगी। और आप न खुद को समझते हैं न मुझे, और हमारे बीच जो है उसे तो कतई नहीं। अपने घर एडजस्ट करते रहिए, मुझे सीख की ज़रूरत नहीं। आप पहले मुर्दे में जान डालते हो, उसे जलाया, उठाया, जब वह चलने लगा तो उसी तरफ फिर धकेलने लगे जहाँ वह मृत पड़ा था। तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए मैंने सुझाया, पहले तो मैं जीवित रहूं। अगर मैं ही न रही तो कौन बच्चा, किसका बच्चा? मैंने दुख इतना देखा है कि जरा भी सुख आता है तो उसे स्थायी बनाने के सपने पालने लगती हूँ। सुख का जो टुकड़ा मिला उसे पकड़कर रख लेना चाहती हूँ। आप मिले तो अब आप ही अपने आप को मुझसे छीन ले रहे हैं। ऐसा ही करना था तो खींचा क्यों मुझे अपनी तरफ? जब जब उसे अपनी प्रिय चीज के छीने जाने का खतरा होता, उसके भीतर दबा हुआ क्रोध उसके सारे शरीर में खड़खड़ाने लगता, जैसे एक कमजोर खाली इमारत में तूफानी हवा। उसका चिकना चेहरा सूजन भरा हो आया था, जैसे गीली रेत पर समुद्र की लहर अभी अभी लौट कर गई हो। जो चेहरा उथल पुथल से हमेशा भरा भरा रहता था, जैसे भीतर भावों की जो उर्मियाँ उठती थीं वे बाहर चेहरे की स्लेट पर उतरती चली जाती हों, वही अब अति के दो छोरों पर जीती थी वह। एक यह, जब उसका चेहरा क्या पूरा शरीर ही भीतर से गुस्से को थामने, बाहर न निकलने देने की पूरी कोशिश में लगा होता। साफ दिखता था उसकी एक एक नस उस भारी प्रयत्न में लगी हुई है। बोलने से खुद को बचाते हुए क्रोध को ज्वालामुखी की तरह बाहर आने को फड़फड़ाता था। उसे अपनी पूरी ताकत से अपने भीतर ढीले हुए, जैसे कि अगर कहीं बाहर आ गया तो सामने आया उसे जलाता चला जाएगा। उन चीजों और व्यक्तियों को भी जो उसके प्रिय थे, उसका बच्चा या कि प्रेम प्रकाश। सालों से इस तरह भीतर ठिलते ठिलते क्रोध तह दर तह ऐसे आग की एक मोटी ईंट बन उसके भीतर बैठ गया था। जरा कुछ हुआ कि छिटक पड़ने, भभक पककर लपलपाते हुए बाहर आने को तैयार, साक्षात अग्नि जो कि कुछ भी लीलती चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति के भीतर की कोमलता अब तक खत्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन अति का दूसरा छोर भी था। प्यार जो उसकी आंखों से निकल बारिश के झीने झीने बादलों की तरह नमी बिखेरता, प्रेम प्रकाश को भिगो जाता। मध्यम बरसात उसकी आंखों में ठहरी होती, प्रेम प्रकाश पर बरसने को आतुर। ऐसे में उसके गोरे
सुंदर हाथ और भी सुंदर हो जाते। प्रेम प्रकाश को उसका स्पर्श बेहद शीतल स्नेहसिक्त लगता। वे उसकी हथेलियों में मुंह रख देते। वहां इतनी शांति। उन्हें ताज्जुब होता कि जो व्यक्ति भीतर से इतना अशांत है उससे कैसी इतनी शांति फूटती है। जो स्पष्ट न होता था वह यह कि जो उससे फूटता था वह प्यार था, कि प्यार की प्यास, प्यार जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन उस वक्त उसकी आंखें भीतर दूर दूर तक खोखली थीं। उनमें बहुत नीचे तल पर नमी ठिठकी हुई थी जो बहुत रोने के बाद भी आंखों में ठहरी रह जाती है। चेहरे पर जो सूनापन था उससे ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनती थी कि जिसे यह प्रतीत थी उसकी पीठ पर त्रासदी भरा अतीत है जिसे लादे लादे चलना है भविष्य की ओर। भविष्य जो है ही नहीं, सूनापन जो उसके साथ अभी है वही जो रहने वाला है, उसे उसके साथ ही चलना है जब तक वह जीवित है। देखो, इतना भावनात्मक होकर जीवन के फैसले नहीं लिए जाते। इस तरह का उबाल सिर्फ अपने आप को तकलीफ देना है। हर स्थिति का सामना, उसके बारे में सोचना थोड़ा तटस्थ होकर ही सोचा जा सकता है। मैं क्या करूं अगर मैं ऐसी ही बनी हूं तो। यह सही था कि वह ऐसी ही थी, इम्पल्सिव, बेहद भावनात्मक, उबल उबल पड़ती हुई, बाहर से घमंडी, जिद्दी। प्रेम प्रकाश के साथ खुशी में तैरते उतराते उसे एकाएक कोई बात लग जाती और जैसे वह उस बात का कोई टुकड़ा चोंच में दबाकर उसे धरती पर पटकने लगती। इस तरफ उस तरफ देखते देखते वह कुछ और ही हो जाती। आंखें क्या, पूरा चेहरा ही सूजा हुआ सपाट, कुछ बोलती नहीं, बस सुनी सुनी आंखों से कहीं भी देखती हुई, एकदम ब्लैंक, जैसे पूरा शरीर ही निचुड़ गया हो। उसकी आवाज बदल जाती, बहुत भीतर से, कहीं गहर से निकलती, गीली गीली भरी आवाज, जैसे वह किसी और की थी। ऐसा परिवर्तन तृप्ति के क्षणों में भी फटाक से आ जाता था, जैसे वह साबित हो कि सुख उसके साथ थोड़े भी लंबे समय तक नहीं ठहरेगा, उसे वापस उसी स्थिति में ला पटकेगा जिसमें उसका अधिकांश जीवन बीता है। हो सकता है यातना में ही डूबते उतराते रहने के कारण ऐसा हो गया था कि सुख उसे गड़ने लगता और जल्दी ही वह खुद को अपनी पुरानी स्थिति में धकेल देती, खुद को यातना देने लगती। प्रेम प्रकाश को लगता जैसे कोई प्रेत उसके भीतर घुस गया और सुख की स्थिति से उसे बलात् खींचता हुआ उसे फिर से अवसाद में ले जाकर पटक देता। ऐसे में वह स्वयं अपने सुख की चीजों को भी बिथेड़ती हुई, अपने हितैषियों को लात मारती हुई खुद को विषाद के तल पर ला पटकती। वह सुख के क्षणों को पकड़कर रखना चाहती। काल्पनिक रूप से वे जरा भी ओट हुए कि क्रोध से ट्रांस में चली जाती। फिर उस ट्रांस की स्थिति से उसे जल्दी कोई नहीं निकाल सकता था। निकलने में उसे हफ्तों लग जाते। मुंह बराबर सूजा हुआ, आंखें पथराई, आवाज भर्राई हुई, गीली रह रहकर वह शून्य में देखती होती, वहीं खोई हुई। प्रेम प्रकाश की प्रेत की शंका इसलिए और पक्की हुई थी क्योंकि जिस बात से वह उखड़ जाती थी वह अक्सर इतनी मामूली होती थी कि विश्वास नहीं होता था कि इतनी जल्दी सहसा वह सामने वाली सुख की स्थिति में मुंह मोड़कर अपने को दुख में डुबो लेगी। जैसे कि एकाएक उसमें उपजा यह एहसास कि प्रेम प्रकाश उसके पास होते हुए मनसा कहीं और है, जो गलत ही होता था, या कि मामूली सी किसी बात का कोई टुकड़ा जिसके दसियों मतलब हो सकते थे, या कोई वह बात जो प्रेम प्रकाश ने मजाक में कही पर जिसे वह अपनी तरफ खींचकर ऐसा मतलब निकाल लेती जो उसे तकलीफ ही दे। प्रेम प्रकाश सोचते, मैसोचिज्म यही होता है, आलपीने उठा उठाकर खुद में गड़ाना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।